वायुमंडल गैसों का कोई बेतरतीब या रैंडम मिक्सचर नहीं है। मतलब कोई खिचड़ी नहीं है गैसों की। बिल्कुल नहीं। यह एक बेहद सटीक और सोची समझी प्रणाली है। इसका मुख्य उद्देश्य ही पृथ्वी को अंतरिक्ष के वैक्यूम और वहां के खतरनाक रेडिएशन से बचाना है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि इस शील्ड को एक पल के लिए हटा दिया जाए तो क्या होगा? तुरंत मंगल या चंद्रमा की तरह हो जाएगा। मतलब एकदम बंजर, या तो बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ही ज्यादा ठंडा, पूरी तरह से निर्जीव। बाप रे। हाँ, ये अदृश्य आवरण ही वो मुख्य कारण है जिससे इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में रह पाता है और हम सब जीवित हैं। ये तो बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात है। अब अगर मैं पीडीएफ के दूसरे चित्र की तरफ देखूं तो इस आवरण को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन किया गया है। हाँ, अध्ययन के नजरिए से। राइट। वायुमंडल के अध्ययन को मुख्य रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ऋतु विज्ञान, जिसे मीटियोरोलॉजी कहते हैं, और दूसरा है वायु विज्ञान यानी एरोलॉजी। बिल्कुल सही। इसको समझने के लिए क्या हम एक घर की कल्पना कर सकते हैं? मतलब जैसे घर का जो निचला हिस्सा होता है, जो हमारा लिविंग रूम है, जहां हमेशा हलचल रहती है, बच्चे दौड़ रहे हैं, टीवी की तेज आवाज आ रही है। हाँ, शोर शराबा रहता है। एग्जैक्टली। तो ये जो लिविंग रूम की हलचल आई है, हमारा ऋतु विज्ञान हो गया। यहीं सारे मौसम बनते बिगड़ते हैं, तूफान आते हैं। और दूसरी तरफ और उसी घर के ऊपर की जो अटारी या छत है, जो एकदम शांत, स्थिर और एकांत में है, जहां कोई शोर नहीं है, वो वायु विज्ञान हो गया। पर मेरा सवाल ये है कि ये विभाजन इतना सख्त क्यों है? ये घर वाली तुलना ना इस पूरी अवधारणा को बहुत आसानी से दिमाग में बैठा देती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दोनों कमरों को अलग-अलग रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि दोनों जगह भौतिकी के नियम बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करते हैं। जो ऋतु विज्ञान है, वो वायुमंडल के उस निचले हिस्से का अध्ययन है जहां जीवन मौजूद है। मतलब जहां हम लोग सांस ले रहे हैं। हाँ, यहाँ ऊष्मा, नमी और हवा के दबाव में लगातार टकराव होता रहता है, और इसी टकराव से बादलों का निर्माण होता है, हवाएं चलती हैं। ये बहुत ही अशांत क्षेत्र है। लिविंग रूम वाला अशांत क्षेत्र। राइट। वहीं दूसरी ओर जो वायु विज्ञान या एरोलॉजी है, वो ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन है। पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर जाने पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि वहां मौसम जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है। मतलब वहां कोई बादल या बारिश नहीं होती? बिल्कुल नहीं। वहां की गतिशीलता एकदम अलग है। वो गुरुत्वाकर्षण, रेडिएशन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों से ज्यादा प्रभावित होती है। इन दोनों की प्रकृति इतनी अलग है कि वैज्ञानिकों को इन्हें समझने के लिए अलग उपकरणों और सिद्धांतों की जरूरत पड़ती है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। जगह की बात तो समझ आ गई, लेकिन अब अगर मैं इस पीडीएफ के तीसरे और चौथे चित्र पर आऊं, जहां एक फ्लास्क और एक सीसॉ या तराजू दिखाया गया है। हाँ, गैसों का कॉम्पोजिशन। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब जब भी हम हवा की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले ऑक्सीजन का ही नाम आता है। स्वाभाविक है, जीवन के लिए वही जरूरी है। राइट। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल लगभग 21% है, और सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि करीब 78.8% है, वो नाइट्रोजन का है। हाँ, ये डेटा अक्सर लोगों को हैरान करता है। मुझे भी कर रहा है। मतलब इतनी बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन का होना थोड़ा अजीब लगता है। क्या ये गैस सिर्फ एक उबाऊ फिलर गैस है जो बस बाकी की खाली जगह को भरने का काम कर रही है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और ये बहुत सामान्य सी लगने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे प्रकृति का एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। पीडीएफ में इसे अग्नि का विरोधाभास या फायर पैराडॉक्स कहा गया है। अग्नि का विरोधाभास, ये क्या होता है? देखिए, ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है। ऑक्सीजन एक अत्यंत आक्रामक और प्रतिक्रियाशील गैस है। आक्रामक मतलब ये आग भड़काने और किसी भी चीज को जलाने के लिए अनिवार्य है। ऑक्सीजन एक एक्सेलरेटर की तरह काम करती है। अच्छा, जैसे आग में घी डालना। बिल्कुल। अगर वायुमंडल में 78% ऑक्सीजन होती ना, तो एक छोटी सी चिंगारी या बस दो पत्थरों के टकराने से भी इतनी भयंकर आग लगती कि पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती। अरे बाप रे, एक चिंगारी से? हाँ, सब कुछ अत्यधिक ज्वलनशील हो जाता। और यहीं पर नाइट्रोजन की वो अहम भूमिका सामने आती है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नाइट्रोजन रासायनिक रूप से बहुत ही शांत या अक्रिय गैस है। तो मतलब ये ऑक्सीजन की आक्रामकता को कम करने का काम करती है, एक तरह से ब्रेक लगाती है। एग्जैक्टली। नाइट्रोजन प्रकृति का एक ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है।
ये रंगहीन और गंधहीन गैस हवा में ऑक्सीजन के अणुओं के बीच में एक दीवार या कुशन की तरह काम करती है। ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है। हाँ, जिससे आग बेकाबू होने से रुक जाती है। जब कहीं आग लगती है तो हवा में मौजूद भारी मात्रा में नाइट्रोजन उस आग को तेजी से फैलने से रोकती है। इसलिए इसे कोई उबाऊ फिलर गैस समझना बहुत बड़ी भूल है। तो ये दरअसल एक साइलेंट हीरो है। बिल्कुल, ये वो अदृश्य सुरक्षा गार्ड है जो पूरे ग्रह को भस्म होने से बचाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि जो चीज सबसे ज्यादा शांत है वही दरअसल हमारी सबसे बड़ी रक्षक है। पीडीएफ में इसके अलावा कुछ और गैसों का भी जिक्र है जो बहुत ही कम मात्रा में है। हाँ, जैसे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। राइट। आर्गन 0.93% है, जो कि एक अक्रिय गैस है जिसका इस्तेमाल हम ट्यूबलाइट या बल्ब में देखते हैं। और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड जो केवल 0.03% है। ये आंकड़ा बहुत छोटा लगता है ना? वही तो। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद पीडीएफ में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को बहुत विशाल बताया गया है। इसे वायुमंडल की सबसे भारी गैस कहा गया है और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मात्रा इतनी कम होने पर भी इसका इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? इसका जवाब 5वें चित्र में बहुत अच्छे से दिया गया है, जहाँ एक टेस्ट ट्यूब, एंकर और गुब्बारे दिखाए गए हैं। ये पूरा खेल गैसों के वजन और गुरुत्वाकर्षण का है। वजन का खेल। हाँ, गैसों का वजन ही ये तय करता है कि वे वायुमंडल में किस ऊंचाई पर पाई जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही भारी गैस है। तो भारी होने की वजह से क्या होता है? भारी होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर सतह के एकदम करीब रखता है। यह गैस सतह के साथ एक लंगर या एंकर की तरह बंधी रहती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, इसीलिए एंकर का चित्र है। राइट। भले ही इसकी मात्रा 0.03% हो, लेकिन सतह के पास एकत्रित होने के कारण ये कंबल का निर्माण करती है। कंबल मतलब गर्मी रोकने के लिए। बिल्कुल। जब पृथ्वी दिन भर सूरज की गर्मी सोखने के बाद रात में उसे वापस अंतरिक्ष में छोड़ना शुरू करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु उस गर्मी को रोक लेते हैं। तो ये ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। हाँ, जिससे रात के समय भी पृथ्वी का तापमान एकदम से नहीं गिरता और जीवन के अनुकूल बना रहता है। यह तो बहुत ही स्पष्ट चित्र बनाता है दिमाग में। भारी गैसें नीचे रह के कंबल का काम कर रही हैं, लेकिन चित्र में पीले गुब्बारे भी हैं और इसी भारीपन के बिल्कुल विपरीत हाइड्रोजन गैस का जिक्र है। हाँ, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। पीडीएफ में से सबसे हल्की गैस और भविष्य का ईंधन कहा गया है। ये इतनी हल्की होती है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे रोक कर ही नहीं रख पाता। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पानी में अगर तेल डाल दें तो वो तैरकर सतह पर आ जाता है ना। हाइड्रोजन हमेशा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परतों की ओर भागती है, जैसे कोई गुब्बारा हवा में ऊपर की ओर जा रहा हो। ये गुब्बारे वाली तुलना एकदम सटीक है। गैसों के इस भारीपन और हल्केपन की वजह से ही वायुमंडल में अलग-अलग परतें बनती हैं। मतलब नीचे भारी गैसों का जमावड़ा और ऊपर हल्की गैसें। हाँ, और इसी प्राकृतिक बंटवारे से वायुमंडल की पूरी संरचना तैयार होती है, जिसे हम अलग-अलग मंडलों के रूप में जानते हैं। ग्री में एक बहुत ही मजेदार मास्टर ट्रिक दी गई है। हाँ, वो ट्रिक बहुत ही कमाल की है। ये एक वाक्य है, छोटू से मिलने आया बाहर। ये सुनने में थोड़ा मजाकिया जरूर लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही कारगर है। बिल्कुल, इससे सारी परतें क्रम से याद हो जाती हूँ। तो चलिए मैं इसे डिकोड करता हूँ। छोटू का मतलब है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। से का अर्थ है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। मिलने से बनता है मध्यमंडल या मीजोस्फेयर। आया से आयन मंडल और अंत में बाहर का मतलब है बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले इस छोटू मंडल यानी क्षोभ मंडल के अंदर चलते हैं, जहां हमारा पूरा अस्तित्व और जीवन सिमटा हुआ है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे सघन परत है। पीडीएफ इसे द वेदर हब या मौसम का केंद्र कहता है। द वेदर हब, राइट। हमारी सारी मौसमी घटनाएं, मतलब जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, तूफानों का आना, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसी छोटू परत के अंदर होता है। मतलब इसके ऊपर मौसम का कोई ड्रामा नहीं होता? बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर एकदम शांति होती है। लेकिन क्षोभ मंडल के बारे में एक बहुत ही रोचक तकनीकी पहलू है जो इसकी ऊंचाई से जुड़ा है। वो क्या है? यह परत पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फैली हुई है, लेकिन इसकी ऊंचाई हर जगह एक समान नहीं है। डेटा के अनुसार ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, ये अंतर तो काफी बड़ा है।
मैं सोच रहा था क्या इसका संबंध इस बात से है कि विषुवत रेखा पर सूरज की गर्मी सीधे पड़ती है और वहां का तापमान बहुत अधिक होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर ज्यादा ऊंचाई तक उठती है ना? आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। विषुवत रेखा पर अत्यधिक गर्मी के कारण हवा गर्म होकर फैलती है और वायुमंडल में काफी ऊपर तक जाती है। इसीलिए वहां क्षोभ मंडल की जो छत है वो 18 किलोमीटर तक ऊंची हो जाती है। और ध्रुवों पर उल्टा होता होगा? एग्जैक्टली ध्रुवों पर भयंकर ठंड होती है। ठंडी हवा हमेशा सिकुड़ती है और भारी होकर नीचे की तरफ बैठती है। इसी कारण से ध्रुवों पर क्षोभ मंडल सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित रह जाता है। बहुत ही लॉजिकल है। और हाँ, इस पूरी परत को पीडीएफ में संवहन मंडल या कन्वेक्टिव जोन भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ संवहन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये संवहन या कन्वेक्शन की प्रक्रिया जो 8वें चित्र में थर्मामीटर और सूरज की किरणों के साथ समझाई गई है, ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, मतलब सूरज तो आसमान में ऊपर है ना? हाँ, बिल्कुल। तो तकनीकी रूप से जैसे जैसे हम ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, हमें सूरज के करीब होने के कारण ज्यादा गर्मी महसूस होनी चाहिए, लेकिन असलियत में होता इसका बिल्कुल उल्टा है। हाँ, पहाड़ों पर जाते हैं तो ठंड लगती है। राइट। जब कोई व्यक्ति पहाड़ों पर जाता है तो वहां सतह की तुलना में बहुत ज्यादा ठंड होती है। ऐसा क्यों है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान नीचे गिरता है, सूरज के करीब जाने पर तो गर्म होना चाहिए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए ही हमें ऊष्मा के हस्तांतरण यानी संवहन के विज्ञान को समझना होगा। होता यह है कि सूरज से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव यानी छोटी तरंगों के रूप में होती हैं। शॉर्ट वेव, ओके। ये किरणें वायुमंडल की हवा को चीरते हुए सीधे पृथ्वी की सतह पर टकराती हैं। रास्ते में ये हवा को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करती। अच्छा, हवा सीधे सूरज से गर्म नहीं होती? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी की सतह इन किरणों को सोख लेती है और गर्म हो जाती है। इसके बाद ये गर्म हुई सतह वापस लॉन्ग वेव यानी लंबी तरंगों के रूप में अपनी गर्मी छोड़ती है। तो हवा नीचे से गर्म होती है? एग्जैक्टली। हवा दरअसल सूरज से नहीं बल्कि पृथ्वी की सतह द्वारा छोड़ी गई इस गर्मी से नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है। अरे ये तो बिल्कुल गैस स्टोव पर रखे तवे वाला उदाहरण हो गया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब स्टोव की लौ सीधे तवे के ऊपर की हवा को गर्म नहीं करती, पहले तवा गर्म होता है और फिर वो गर्म तवा अपनी गर्मी से अपने संपर्क में आने वाली हवा को सेकता है। एकदम सही एनालॉजी है। तो जाहिर है तवे की सतह से दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, उस हवा की गर्माहट उतनी ही कम होती जाएगी। बिल्कुल। इसी भौतिक प्रक्रिया के कारण क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है। विज्ञान में इसे तापमान गिरावट का नियम कहते हैं। पीडीएफ में इसका कोई विशिष्ट आंकड़ा दिया है क्या? हाँ, बहुत ही सटीक आंकड़ा है। पृथ्वी की सतह से हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाती है। हर 165 मीटर पर 1 डिग्री? कि वहां का तापमान 0 से नीचे चला जाता है और बर्फ जमी रहती है। ये विज्ञान सच में रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत गहराई से समझाता है। अब छोटू मंडल की इस सारी हलचल और तूफानों से ऊपर उठकर सीढ़ियों पर अगला कदम रखते हैं। हाँ, क्षोभ मंडल के ऊपर। मास्टर ट्रिक के हिसाब से छोटू से यानी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर 9वें चित्र में इस परत को नियम एस के जरिए बहुत शानदार तरीके से डिकोड किया गया है। इसमें 3 एस दिए गए हैं। हाँ, ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। पहला एस है समान तापमान, मतलब यहाँ क्षोभ मंडल की तरह ऊंचाई के साथ तापमान में कोई अचानक गिरावट या हलचल नहीं होती, मौसम एकदम शांत रहता है, एकदम स्थिर रहता है। और दूसरा एस है सफेद एरोप्लेन। ये परत जेट विमानों के लिए एकदम आदर्श बताई गई है। बिल्कुल, क्योंकि इस परत में कोई बादल, तूफान या मौसमी हलचल नहीं होती है। तो विमानों के लिए सेफ है। हाँ, व्यावसायिक जेट विमान उड़ान भरने के बाद तुरंत ऊंचाई पकड़ते हैं ताकि वे क्षोभ मंडल की अशांति को पार करके समताप मंडल में प्रवेश कर सकें। अशांति से बचने के लिए। राइट। यहाँ हवा का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे विमान बिना किसी झटके के सुचारू रूप से और ईंधन बचाते हुए उड़ सकते हैं। ये उनके लिए एकदम शांत, बाधा रहित हाईवे की तरह काम करता है। क्या बात है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण एस, जो है सुरक्षा। इस शांत परत के अंदर हमारी सबसे बड़ी ढाल छिपी है और वो है ओजोन परत। ओजोन लेयर, जो बहुत क्रिटिकल है। हम हमेशा सुनते हैं कि ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से बचाती है, लेकिन ये काम कैसे करती है?
ये छतरी आखिर काम कैसे कर रही है? देखिए, ओजोन, जिसे O3 कहते हैं, ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। जब सूरज की अत्यधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, तो वे वहां मौजूद सामान्य ऑक्सीजन के अणुओं से टकराती हैं। O2 से टकराती हैं। हाँ, ये टकराव इतना तेज होता है कि ऑक्सीजन के अणु टूटकर अलग हो जाते हैं और फिर से जुड़कर ओजोन में बदल जाते हैं। ओहो, मतलब वो किरणें खुद ही ओजोन बना रही हैं? एक तरह से हाँ। इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया में पराबैंगनी किरणों की सारी खतरनाक ऊर्जा सोख ली जाती है। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहां ओजोन टूटती और बनती रहती है और इसी दौरान वो हानिकारक रेडिएशन को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। अगर ये छतरी ना हो तो? अगर ये सुरक्षा छतरी न हो तो वे किरणें सीधे सतह पर आकर त्वचा के कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशन जैसी भयंकर तबाही मचा सकती हैं। पीडीएफ में इसकी मोटाई मापने की भी बात की गई है ना? हाँ, इस परत की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मोटाई को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष इकाई बनाई है, जिसे डॉब्सन यूनिट कहा जाता है। डॉब्सन यूनिट? बिल्कुल, यह इकाई बताती है कि किसी क्षेत्र के ऊपर ओजोन के अणु कितने सघन हैं। ये याद रखने लायक बात है कि कैसे एक अदृश्य गैस की परत पूरी पृथ्वी की रक्षा कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें चित्र पर। अगला मंडल? मास्टर ट्रिक थी छोटू से मिलने, तो मिलने से आता है मध्य मंडल या मेसोस्फीयर। पीडीएफ के अनुसार ये 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हाँ, इसे एकदम बीचों बीच की परत माना जाता है। यहाँ नियम M बताया गया है, M फॉर मिड और M फॉर मिसाइल डिफेंस। यहाँ एक बहुत ही रोमांचक रक्षा प्रणाली काम करती है। हम अक्सर रात में आसमान में टूटता हुआ तारा देखकर मन्नतें मांगते हैं ना? हाँ, बहुत आम बात है मन्नतें मांगना। लेकिन असल में वे टूटते तारे नहीं होते। वे अंतरिक्ष से हमारी ओर बहुत तेज गति से आ रहे उल्कापिंड यानी मीटियोर्स होते हैं, और ये मध्यमंडल उनके लिए एक प्राकृतिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम करता है। ये कैसे होता है? देखिए, अंतरिक्ष में अनगिनत छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें तैर रही हैं। जब वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ में आते हैं तो वे गोलियों से भी कई गुना तेज गति से नीचे गिरने लगते हैं। कितनी तेज? इनकी गति कभी-कभी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। बाप रे, 70,000? हाँ, और जब तक वे अंतरिक्ष के निर्वात में होते हैं तब तक उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे इस 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं, परिदृश्य अचानक बदल जाता है। मतलब उन्हें हवा का सामना करना पड़ता है। एग्जैक्टली। हालांकि यहाँ हवा बहुत ही पतली होती है, निचले हिस्से जैसी सघन बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई चट्टान इतनी भयानक गति से हवा के कणों से टकराती है तो उसके ठीक आगे की हवा अत्यंत संपीड़ित या कंप्रेस हो जाती है। हवा कंप्रेस होती है? तो घर्षण होता होगा। बिल्कुल। इस भयानक दबाव और हवा के घर्षण के कारण इतनी भयंकर गर्मी पैदा होती है कि वह ठोस पत्थर का उल्कापिंड तुरंत आग के गोले में बदल जाता है। ओहो! और सतह तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा में वाष्पीकृत होकर जलकर राख हो जाता है। ये तो किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म की एनर्जी शील्ड से कम नहीं है। बिल्कुल वैसा ही है। जो चीज हमें देखने में एक खूबसूरत टूटता हुआ तारा लगता है, वो असल में हमारे ग्रह की एक रक्षा प्रणाली है जो किसी संभावित विनाश को टाल रही होती है। एकदम सही। इस मिसाइल डिफेंस को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं 11वें और 12वें चित्र पर। ये संचार की जादुई दुनिया है। आयन मंडल। हमारी ट्रिक थी छोटू से मिलने आया से आयन मंडल या आयनोस्फीयर। ये 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जब हम अपने स्मार्टफोन पर बात कर रहे होते हैं तो हम सोचते भी नहीं कि ये कैसे हो रहा है। हम इसे बहुत ग्रांटेड लेते हैं। राइट। लेकिन ये जानना बहुत आश्चर्यजनक है कि आधुनिक संचार की पूरी रीढ़ हमारे सिर से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद इस परत पर टिकी है। आयन मंडल का विज्ञान पूरी तरह से विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? वो कैसे? इस ऊंचाई पर सूर्य का विकिरण इतना तीव्र होता है कि वो हवा में मौजूद गैस के परमाणुओं पर प्रहार करता है और उनमें से इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है। तो वो चार्ज हो जाते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया को आयोनाइजेशन या आयोनाइजेशन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये पूरी परत आयन नामक विद्युत आवेशित कणों से भर जाती है। अच्छा, इसीलिए इसका नाम आयन मंडल है? एग्जैक्टली।
ये आयन मंडल एक विशालकाय दर्पण या शीशे की तरह काम करता है। शीशा रेडियो तरंगों के लिए? हाँ, जब पृथ्वी से रेडियो तरंगे अंतरिक्ष की ओर भेजी जाती हैं, तो वो सीधे ब्रह्मांड में खो जाने के बजाय इस चार्ज्ड आयन मंडल से टकराती हैं और परावर्तित होकर वापस पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से पर लौट आती हैं। क्या बात है! इसी तकनीक की वजह से बिना किसी तार के हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान से बात करना संभव हो पाता है। इसके अलावा हमारे कई महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स भी इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो आवाज हम अपने फोन में सुनते हैं वो अंतरिक्ष के किनारे से बाउंस होकर वापस आ रही होती है। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। बिल्कुल है। और फिर इसके बाद आती है हमारी आखिरी सीमा, जो 12वें चित्र में है, बाहर। छोटू से मिलने आया बाहर। ये बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर है। ये 400 किलोमीटर से ऊपर शुरू होती है। और इसकी कोई स्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। राइट। पीडीएफ में लिखा है कि ये धीरे धीरे बस अंतरिक्ष के अंधेरे में घुल मिल जाती है। यहाँ केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी सबसे हल्की गैसों का राज है। भारी गैसों का यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, भारी गैसों का यहाँ नामो निशान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन भारी गैसों को इतनी ऊंचाई तक खींच ही नहीं पाता। एकदम सही। बाह्यमंडल वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी का वायुमंडल आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष के निर्वात में विलीन हो जाता है। मतलब वहाँ सब कुछ बहुत दूर दूर होता होगा। हाँ, यहाँ गैस के कण इतने दूर दूर होते हैं कि वे एक दूसरे से टकराए बिना ही सैकड़ों किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। बहुत ही विशाल क्षेत्र है ये। अब इस पूरे पीडीएफ के अंतिम यानी 13वें चित्र पर आते हैं। यह चित्र इस पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए स्रोत सामग्री का जो निष्कर्ष है वो बहुत ही दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों है। इसे जीवन का ब्लूप्रिंट कहा गया है। द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसमें 3 गियर्स या पहिए दिखाए गए हैं। ये पूरी प्रणाली किसी अकेली चीज से नहीं चल रही है, बल्कि ये इन 3 बड़े गियर्स का एक परफेक्ट संतुलन है। हाँ, और वो गियर्स बहुत ही सटीकता से काम करते हैं। मैंने डिकोड करता हूं। पहला गियर है गुरुत्वाकर्षण, जो ये तय करता है कि कौन सी गैस कहाँ रहेगी ताकि भारी और जीवनदायी गैसें हमारे करीब रहें और हल्की गैसें बाहर जाएं। बिल्कुल। दूसरा गियर है सूरज की ऊष्मा, जो सतह को गर्म करती है और संवहन के माध्यम से तापमान का वह संतुलन बनाती है जिससे हवाएं चलती हैं और बारिश होती है। और तीसरा गियर? तीसरा गियर है गैसों का रसायन, जहां ऑक्सीजन जीवन देती है और नाइट्रोजन उस अग्नि विरोधाभास को नियंत्रित करती है ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। ये तीनों गियर्स का एक साथ सटीक रूप से काम करना ही पृथ्वी को ब्रह्मांड में एक अनोखा ग्रह बनाता है। एकदम अनोखा। पृथ्वी सिर्फ अंतरिक्ष में तैरती हुई कोई बेजान चट्टान नहीं है। गैसों का ये सटीक अनुपात, ओजोन की वो पतली सी सुरक्षात्मक छतरी, मध्यमंडल का घर्षण आधारित रक्षा तंत्र और आयन मंडल का वो विद्युत दर्पण, ये सब आपस में जुड़े हैं। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसी जटिल और बेहद सटीकता से डिजाइन की गई मशीन बनाते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब एक भी गियर फेल हुआ तो सब खत्म। इन तीनों गियर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण, ऊष्मा और रसायन में से अगर किसी एक में भी मामूली सा बदलाव आ जाए ना, तो ये पूरी जीवन रक्षक प्रणाली ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।